अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। यह जो अध्याय है व्हेन, वेयर एंड हाउ का, यह आप लोगों को चैप्टर 1 के तौर पर पढ़ना है आपके एसएसटी में, यानी कि क्लास 6 के एसएसटी में। और यह जो चैप्टर 1 है यह हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी कि यूनिट 1 जो है आप लोग का हिस्ट्री है, यूनिट 2 ज्योग्राफी है और यूनिट 3 जो है वो सिविक्स है। इसी में सारे चैप्टर्स डिवाइड हैं, बटे हुए हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले कर रखी है। तो अभी जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो व्हेन, वेयर एंड हाउ है, जो कि आप लोगों के इतिहास के अंतर्गत, आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और इस व्हेन, वेयर एंड हाउ की शुरुआत हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। अब यह जो क्लास है इस व्हेन, वेयर एंड हाउ का क्लास नंबर 2 है। अब हम लोग यहां पर वहां से बात करेंगे जहां पर हम लोगों ने पिछले क्लास को रोका था। तो बात करेंगे मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट ऑन अ टाइम स्केल। एक टाइम स्केल पर, यानी कि एक समय के पैमाने पर अब हम लोग पास्ट इवेंट को, जो पास्ट इवेंट जो बने हैं या फिर जो पास्ट इवेंट हुए हैं, अब उसकी बात हम लोग करेंगे टाइम स्केल पर। पहले यह चित्र देख लीजिए। इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? तो लिखा हुआ है सक्सेसिव स्टेजेज ऑफ मैन्स इवोल्यूशन फ्रॉम एप लाइक क्रिएचर टू मॉडर्न मैन विथ अपराइट पोस्चर। यहां पर यही बताया गया है कि एक इंसान जो है, एक मानव सभ्यता की, एक मानव की शुरुआत इस बंदर या फिर इस एप टाइप के क्रिएचर से हुई थी। और आज हम लोग ऐसे होते 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 एक स्ट्रेट क्रिएचर, एक स्ट्रेट बॉडी के तौर पर विकसित हो चुके हैं। या फिर कहें तो हम लोग एप लाइक क्रिएचर से आज अपराइट पोस्चर वाले जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर मानव सभ्यता जो है वो डेवलप हो चुकी है। यानी कि ये जो अलग अलग स्टेजेज हैं, यही जो है यह मानव सभ्यता की, या फिर कहें तो ह्यूमन लाइफ की, या फिर कहें तो ह्यूमन क्रिएचर का सक्सेसिव स्टेजेज है, जो क्रमशः ऐसे बढ़ता गया और मानव आज ऐसा दिखता चला गया, आज ऐसा दिखता है। शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी। ये हमारा इतिहास बताता है, यह हमारा हिस्ट्री बताता है। इसी की बात तो अब हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है We know the dates of past event and the sequences in which they occurred। यहां पर है कि हम लोग जानते हैं कि वो जो डेट, उस तिथि, वो जो तिथि है, या फिर कहें तो हम लोग उस पास्ट इवेंट को जानते हैं, या फिर उस पास्ट इवेंट के आधार पर हम लोग यह देखते हैं, यह देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग जो घटनाएं हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, वो कैसे कैसे घटित हुई क्रमशः, यानी कि सिस्टमैटिक रूप से, यानी कि एक के बाद एक। We can then have an idea of what happened first and which event happened after that। और इसके आधार पर हम लोग यह आइडिया लगा सकते हैं, हम लोग यह मान सकते हैं, या फिर हम लोग यह सोच सकते हैं कि कैसे कैसे जो घटनाएं हैं वो घटी हुई होगी, कैसे पहले हुआ होगा, कैसे बाद में हुआ होगा, कैसे कैसे चीजें जो हैं वो बदलती गई होंगी। इस ज्ञान के आधार पर, इस नॉलेज के आधार पर, ये जो पास्ट इवेंट का जो नॉलेज है, इसके आधार पर हम लोग यह आइडिया लगा सकते हैं, हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें पहले हुई होंगी, कौन सी चीजें उसके बाद हुई होंगी। क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड। क्रोनोलॉजी एक नया शब्दावली है, एक नया शब्द है। क्रोनोलॉजी को यहाँ पर डिफाइन किया गया हुआ है, परिभाषित किया गया हुआ है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जिस क्रम में जो घटनाएं घटी है उसको उसी क्रम में बताना, उसी क्रम में लगाना, उसी क्रम में सजाना, इसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो पहले उसको पहले, जो बाद में उसको उसके बाद, जो उसके बाद उसके बाद, जो उसके बाद उसके बाद, यानी कि क्रमशः क्रमानुसार जो चीजें होती हैं, जो लगाई जाती हैं, उसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड। जो इवेंट जिस सीरीज में, जिस ऑर्डर ऑफ सीरीज में जो इवेंट घटित होती है, उसके आधार पर जो चीजें होती है, उसके आधार पर जो कंसेप्ट आता है, इसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी कि क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड। हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजी एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। और इतिहासकार जो है वो क्रोनोलॉजी को अपना पहला आधार या फिर पहला हथियार बनाते हैं, ताकि वो
इतिहास की जानकारी लोगों के साथ साझा कर सके, इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री जो है वो लोगों को शेयर कर सके, बता सके। इन दिस वे दे कैन पुट ऑल द पास्ट इवेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। और इसी आधार पर, इसी क्रोनोलॉजी के आधार पर जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो पास्ट इवेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में सिलसिलेवार तरीके से सजा पाते हैं। यानी कि यही जो क्रोनोलॉजी का कंसेप्ट है, यही एक ऑर्डर मेंटेन करने का कंसेप्ट है हिस्टोरियन के लिए, जिसके आधार पर वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, सूचना को साझा करते हैं। आगे, द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्टोरियन काउंट डेट इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। वो रेफरेंस पॉइंट या फिर वो आधार बिंदु जिसके आधार पर जो इतिहासकार हैं वो डेट को काउंट करते हैं, तिथि को काउंट करते हैं, वो आधार है क्राइस्ट का जन्म। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर ही जो इतिहासकार हैं वो किसी भी डेट को निर्धारित करते हैं या फिर बताते हैं। यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हिस्टोरियन के लिए डेट को काउंट करने का? तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट, जो अगर हम लोग धर्म की बात करें तो जो क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयों के परम पूज्य हैं। The dates of year before Christ's birth are counted backward and referred to as BC or BCE. For instance, any event that happened 10 years before the birth of Christ is said to have taken place in 10 BC. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि क्या जो हिस्टोरियन जो होते हैं, जो इतिहासकार जो होते हैं, वो डेट को काउंट किस आधार पर करते हैं? तो क्राइस्ट के बर्थ यानी क्राइस्ट के जन्म के आधार पर। अब जो जन्म से पहले उनके हुआ उनको ये लोग बीसी कहते हैं या बीसीई कहते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, और जो बाद में होता है उसे अलग नाम से जानते हैं, उसे एडी कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि क्राइस्ट के बर्थ को आधार बनाकर हिस्टोरियन जो है वो डेट को निर्धारित करते हैं, और जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो डेट है उसे बीसी या बीसीई कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसीई का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा होता है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई घटना जो है वो 10 साल पहले घटी क्राइस्ट के जन्म से, क्राइस्ट का जन्म और उसके जन्म से, उनके जन्म से 10 साल पहले अगर कोई घटनाएं घटी है तो वो हिस्टोरियन के लिए 10 बीसी या फिर हिस्टोरियन उसे 10 बीसी बताएंगे। यानी कि हिस्टोरियन के लिए वो जो डेट है वो 10 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 10 यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 10 साल पहले, या फिर 10 BCE 10 बिफोर कॉमन एरा। द बिगर द नंबर व्हेन द डेट इज BC इट मीन्स इट हैज हैपेंड दैट मच अर्लियर। और जितना ज्यादा BC होगा उतना पीछे का घटना होगा बिफोर क्राइस्ट। यानी कि क्राइस्ट के जन्म से जितना ज्यादा BC होगा उतना क्राइस्ट के जन्म से पहले। अगर 10 BC है तो 10 साल पहले, 20 BC है तो 20 साल पहले, 100 BC है तो 100 साल पहले, 1000 BC है तो 1000 साल पहले। इसी आधार पर सारी चीजें होंगी। मतलब द बिगर द BC यानी कि जितना बड़ा BC होगा, जितना बड़ा नंबर होगा BC का, उतना पीछे होगा, यानी कि उतना पहले होगा क्राइस्ट के जन्म से। द ईयर आफ्टर क्राइस्ट बर्थ आर नोटेड एज AD। यानी कि अभी तो हम लोगों ने BC की बात की, बिफोर क्राइस्ट की बात की, या BCE की बात की, बिफोर कॉमन एरा की बात की, जो कि क्राइस्ट के जन्म से पहले का था एरा। क्राइस्ट के जन्म के बाद के एरा को हिस्टोरियन जो है वो एडी कहते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, ANNO DOMINI, विच इन लैटिन मीन्स इन द एरा ऑफ द लॉर्ड, जिसका लैटिन में अर्थ है लॉर्ड का एरा। यानी कि जो लॉर्ड्स होते हैं या फिर कह लें तो जो भगवान, या फिर जो कह लें कि जो देवता, जो पितामह हैं, उनके एरा को, उनके ईयर को हम लोग एडी कहते हैं या फिर एन्नो डोमिनी कहते हैं। यानी कि जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने डेट को किस आधार पर निर्धारित किया? तो क्राइस्ट के बर्थ के आधार पर,
क्राइस्ट के बर्थ से पहले बीसी या बीसीई, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो समय है वो एडी, एनो डोमिनी, लैटिन में एडी का एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स। These years are counted forward, that is AD 99 comes before AD 100। जबकि हम लोगों ने देखा था कि बीसी में जितना बड़ा फिगर होगा उतना पहले का होगा, जबकि एडी जो है वो जितना बड़ा फिगर होगा वो उतना आगे का होगा, क्योंकि एडी जो है ये फॉरवर्ड है और बीसी जो है ये बैकवर्ड है। अगर 10 बीसी और 100 बीसी में ये देखा जाए कि कौन पहले और कौन बाद में हुआ, तो 100 बीसी पहले हुआ है 10 बीसी के, यानी कि 10 बीसी मतलब क्राइस्ट के जन्म से 10 साल पहले, और 100 बीसी यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले। जबकि एडी का मतलब है अगर 99 एडी और 100 एडी है तो 99 एडी पहले होगा, 100 एडी बाद में होगा, क्योंकि यहां पर आगे बढ़ रहे हम लोग, 99 से आगे 100 होता है, तो एडी जो है ये क्राइस्ट के जन्म से 99 आगे, या फिर यहां पर ये सारी चीजें हैं 100 आगे। तो द ईयर आफ्टर क्राइस्ट बर्थ आर नोटेड एज एडी, वाइल ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बर्थ इज नोटेड एज बीसी और बीसीई। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। यहां पर ध्यान रखेंगे बीसी और बीसीई दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे का यहां पर डेट के आधार पर सिनोनिम्स पर्यायवाची के तौर पर यूज होता है, लेकिन फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, जबकि एडी का मतलब एनो डोमिनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टू अरेंज हिस्टोरिकल, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिस्टोरियन रेफर टू अ टाइमलाइन। अब जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को या बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट को, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, सिलसिलेवार तरीके से लिखते हैं, उसको हिस्टोरियन जो है वो टाइम लाइन कहते हैं। यानी कि जिस जिस टाइम, यानी कि जिस जिस समय पर जो जो चीजें हुई उसको उस तरीके से लिखना क्रोनोलॉजी तो कहलाता ही है, और हिस्टोरियन इसे टाइम लाइन कहते हैं। मतलब जैसे जैसे वो लिखते गए वो उनका टाइमलाइन बनता चला गया, उनके लेख का टाइमलाइन बनता चला गया। A timeline is a description of historical event in a chronological order। टाइमलाइन का मतलब होता है हिस्टोरिकल इवेंट, जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है उसको जो डिस्क्राइब किया गया है, उसको जो व्याख्यात किया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिलसिलेवार तरीके से, इसी को टाइमलाइन कहते हैं। अब हम लोग इस चित्र की बात करेंगे। यहां पर मेजर रिवर माउंटेन्स इन इंडिया का एक चित्र दिया गया हुआ है कि यहां पर मेजर रिवर्स एंड माउंटेन, यहाँ पर नदी और जो पहाड़ हैं, इन सारे चीजों को यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं और अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये भारत का महत्वपूर्ण नदी और चट्टान इसमें दिखाया गया है, जिसमें इंडस है, गंगा है, यमुना है, महानदी है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इस चित्र में दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर भारत के राज्य हैं, जहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग जो जो राज्य हैं, तमिलनाडु हो, इधर मणिपुर हो, इधर गुजरात राजस्थान की बात हो, ऊपर हिमाचल प्रदेश की बात हो। हालांकि ये चित्र थोड़ा सा पहले का है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक साथ लिखा हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पर जम्मू इधर है और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो है एक साथ लिखा हुआ है, जबकि अब जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो दो अलग अलग हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वो इधर है, और ये वाला जो क्षेत्र है जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर दिखा रहा है चित्र में, वो जो है ये लद्दाख है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला, और इधर वाला, ये इधर वाला जो है अब ये लद्दाख के नाम से जाना जाता है, और इधर वाला जो है ये J&K के नाम से जाना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर दो हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पहले यूनाइटेड जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। और बाकी जो अलग अलग राज्य हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, इधर राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है,
मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और गोवा है। बहुत सारे राज्य हैं और सारे राज्य यहाँ पर दिखाए गए हुए हैं। लेकिन इस चित्र का मुख्य जो आधार है वो है यह बताना कि भारत में नदियां जो हैं वो कहाँ-कहाँ और जो भारत के जो चट्टान है, जो पर्वत है वो कहाँ-कहाँ है। जिसमें नदी को हाईलाइट किया गया हुआ है, जहाँ पर इंडस है, गंगा है, यमुना है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी चीजें हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसकी भी बात करेंगे, इसको भी डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे यह सिलेबस में आता जाएगा, जैसे जैसे यह आपके पुस्तक में आता जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क पे, यानी कि अब भौगोलिक संरचना की बात करेंगे। अभी तो हम लोगों ने बात की थी मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट ऑन अ टाइम स्केल। अब हम लोग बात करेंगे अगले बिंदु की, अगले पॉइंट की, जिसका नाम है जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, यानी कि भौगोलिक ढांचे की अब बात करेंगे। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 6 पर हैं। आप लोगों के पुस्तक के, आप लोगों की पढ़ाई पीएसबीआई के अनुसार हो रही है, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यह भारत का बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो स्किल बेस्ड है। यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ और भी जो अलग स्किल है, नॉलेज भी अपने आप में एक स्किल है, नॉलेज के अलावा भी जो 360 डिग्री जितने भी स्किल हैं उन सारी चीजों को निखारने का प्रयास किया जाता है, निखारने का कार्य किया जाता है पीएसबीआई के अनुसार। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क की। लिखा हुआ है जियोग्राफिकल फैक्टर हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। ये जो भौगोलिक फैक्टर है, भौगोलिक जो पहलू है, ये बहुत बड़ा योगदान या फिर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी देश के इतिहास को। किसी भी देश का जो इतिहास है वो उसके ज्योग्राफी से, किसी भी देश का जो हिस्ट्री है वो उसके ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके हैज डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर, इसके अलग अलग भौगोलिक पहलू हैं, अलग अलग भौगोलिक गुण हैं, अलग अलग भौगोलिक चीजें हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने पहले कर रखी है, आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ रखा है कि इंडिया से जुड़े हुए इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, इन सब को मिलाकर एक उपमहादेश या फिर उपमहाद्वीप कहते हैं, कह सकते हैं, जिसे हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये सब जो है एशिया महादेश के हिस्से हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर। जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी कि भारत और भारत से सटे हुए जो भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जो हैं, उनके डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर, उनके अलग अलग जो भौगोलिक गुण है। पहला, द वास्ट नॉर्दर्न गैंगेटिक, कौन कौन से हैं गुण? द वास्ट नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन अराउंड विच ह्यूमन सेटल्ड फर्स्ट वाज वेरी फर्टाइल। ये जो नॉर्दर्न, जो उत्तरी पार्ट में, उत्तरी हिस्से में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये जो पठार है, इंडो गैंगेटिक पठार जो है, जहां पर माना जाता है कि सबसे पहले इंसान जो है आए थे, वाज वेरी फर्टाइल, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, इंडो गैंगेटिक प्लेन। दस मेनी किंगडम इमर्ज इन दिस प्लेन, और इसी कारण से चूंकि फर्टाइल है यानी कि उपजाऊ है यानी कि यहाँ पर खाने पीने का जो साधन है वो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, हो जाता है, और लोगों को अगर रहना है तो ये सारी चीजें चाहिए, और ये सारी चीजें चाहिए तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। इसी कारण से ह्यूमन जो है वो सबसे पहले यहीं पर सेटल्ड हुआ, ऐसा हिस्टोरियन बताते हैं, ऐसा हिस्ट्री कहता है। द साउदर्न पेनिनसुलर वाज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल रीजन बाय माउंटेन प्लेट्यूज एंड रिवर वैल्यू। जबकि साउदर्न पेनिनसुलर एरिया, जो दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी हिस्सा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, वहां पर साउदर्न पेनिनसुलर जो है वो वहां पर माउंटेन, यानी कि वहां पर माउंटेन, वहां पर प्लेट्यूज और वहां पर रिवर वैली, ये सारी चीजें, नदियां हो, पठार हो, चट्टान हो, ये सारी चीजें जो है वहां पर पाई जाती है, वो डिवाइडेड है। यानी कि जो नॉर्दर्न पेनिनसुलर वाज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर रीजन बाय, ये अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं,
जहां पर माउंटेन की बात है, प्लेट्यूज की बात है, रिवर वैलीज की बात है, ये सारी चीजें जो है ये साउदर्न पेनिनसुलर एरिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 7 पर आते हैं और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिस्टिंक्ट फीचर में आता है। लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अगर हम लोग भारत और मध्य एशिया की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो भारत का जो उत्तरी द्वार या फिर कहें तो भारत के जो उत्तर में है जो ग्रेट हिमालय है वो आता है, यानी कि भारत और मध्य एशिया को बांटने का या फिर कहें तो एक बैरियर के तौर पर जो द ग्रेट हिमालय है वो आता है, यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ग्रेट हिमालय आता है जो कि भारत के नॉर्थ में है, उत्तर में है। बट पीपल डिड यूज द पासेज इन द माउंटेन एज रूट ऑफ कॉन्टैक्ट। चूंकि यह बैरियर के तौर पर आता है, दोनों के बीच में आता है, लेकिन लोग जो है वो जो पीपल है वो इस माउंटेन को, इस पहाड़ को, इस चीज को, द ग्रेट हिमालय को एक रूट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक संपर्क का माध्यम के तौर पर प्रयोग करते हैं ताकि चीजें जो हैं वो आसान बना रहे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दीज रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर यूज्ड बाय डिफरेंट पर्पसेज। ये जो रूट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी कि जो द ग्रेट हिमालय है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ये कॉन्टैक्ट, ये जो रूट है द रूट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज, इसको अलग अलग चीजों के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये सारे जो कार्य हैं इन सारे चीजों की अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। यहां पर 4 चीजें दी गई हुई है। पहला, दीज रूट्स वेयर यूज्ड बाय ट्रेडर टू ट्रेवल, यहां पर व्यापारियों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यात्रा करने के लिए इस रूट का प्रयोग किया जाता है। अगला, पीपल फ्रॉम कोल्ड एरिड प्लेसेज केम हियर थ्रू देम इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, जबकि जो ठंडे इलाके के जो लोग हैं जहां पर उनको रहने में थोड़ा सा परेशानी होती है, हमेशा ठंडा रहता है या फिर अलग अलग तरह के जहां पर उनको रहने में दिक्कत होती है वो यहां पर आते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। मेनी ट्राइब इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड, बहुत सारे जो ट्राइब हैं, बहुत सारे जो जनजाति हैं वो भी इंडिया में इसी नॉर्थ वेस्ट साइड यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। आज यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहलाता है, उस समय ये नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर द ग्रेट हिमालय वाला एरिया कहलाता था, आज यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम पे से जाना जाता है। और इधर से बहुत सारे ट्राइब्स जो है उस समय आते थे ताकि भारत में अच्छे तरीके से रह सके, उनका जीवन यापन हो सके। दो दिस माउंटेन पासेस, थ्रू दिस माउंटेन पासेस, इस माउंटेन पास के थ्रू यानी कि द ग्रेट हिमालय के थ्रू। तीसरा पर्पस जो जिसके आधार पर ये ग्रेट हिमालय जो है ये सेंट्रल एशिया और भारत के बीच का एक कांटेक्ट का या फिर एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम बना हुआ था, तो वो जो तीसरा कारण है वो यहां पर दिया हुआ है कि रिलीजियस लीडर यूज्ड दीज रूट टू स्प्रेड देयर मैसेज, यहां पर धार्मिक लोग भी इस रास्ते से आते थे, जाते थे ताकि वो अपना ज्ञान जो है बांट सके, अपने मैसेज को, अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सके। आएंगे तो पहुंचाएंगे। किंग्स एंड रूलर अंडरटूक वार कैंपेन टू एक्सपेंड देयर एम्पायर थ्रू देम, और जो राजा महाराजा और जो शासक थे वो भी इस रूट का प्रयोग करते थे ताकि वो अलग अलग लड़ाई, अलग अलग जो चीजें हैं उसको लड़ सके और अपने एम्पायर को बचा सके, अपने शासन, अपने साम्राज्य, अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सके, अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। आगे लिखा हुआ है सम ट्रेडर रिटर्न होम व्हाइल अदर सेटल डाउन टू मेक इंडिया देयर होमलैंड, कुछ ट्रेडर जो आते थे वो अपने घर चले जाते थे, कुछ भारत में ही रह जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि भारत में रहना उनके लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा लाभकारी है, फाइनेंशियल पर्पज से भी और बाकी रहने के लिए भी। दे एक्सचेंज मेनी आइडियाज, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स,
ये लोग जो है बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सोच, बहुत सारी सभ्यता और बहुत सारी तरीके हैं वो आपस में साझा करते थे, क्योंकि बाहर के लोग थे, भारत में आते थे तो वो अपने तरह की चीजें भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ साझा करते थे, भारत के लोग भी अपनी चीजें जो है इनके साथ साझा करते थे, अपने आइडियाज, अपने ट्रेडिशन, ये सारी चीजें। दे taught as well as learn from the people living here। वे लोग जो आए, बाहर से आए, इस रूट से आए, द ग्रेट हिमालय वाले रूट से आए, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए, वो भारतीयों को भी ज्ञान दिए और भारत से भी ज्ञान लिए, भारत के लोगों से भी ज्ञान लिए। These exchanges of ideas resulted in the development of यूनिक कल्चर। और ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ज्ञान लेना और ज्ञान देना जो है, इससे क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ कि दिस एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कल्चर। इससे जो एक यूनिक, एक जो अलग सभ्यता का जो निर्माण हुआ, वह इसका एक लाभकारी पहलू था। मेनी आइडियाज वेयर रिटेन्ड एंड अदर वेयर चेंज। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार जो है वो रहे, बहुत सारे विचारों में बदलाव हुआ। दिस इज हाउ इंडिया यूनिक कल्चर डेवलप। और इसी के आधार पर भारत का जो यूनिक कल्चर है, भारत की जो अलग तरह की जो सभ्यता है, अलग तरह का जो कल्चर है, वो डेवलप हुआ। आगे बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है ऑल अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग रिवर वैली। जितने भी पुरानी अगर सभ्यताओं की बात करें, मानव सभ्यताओं की बात करें, तो अधिकांश या फिर लगभग सारे जो हैं वो रिवर वैली, यानी कि जो नदी है, नदी के बगल में, नदी के तट पर, नदी के आसपास ही इन लोगों का डेवलपमेंट, इन लोगों का विकास हुआ, या फिर ये लोग वहीं पर रहे। फार्मिंग रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड देन वाज रिक्वायर्ड। फार्मिंग रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड देन वाज रिक्वायर्ड। जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा ये लोग, या फिर यहाँ पर कृषि से चीजें उपजाई जाती थी, खान पान की चीजें उपजाई जाती थी। ट्रेडर ट्रेवल्ड टू डिफरेंट सिटीज टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस। अब चूंकि व्यक्ति कम है, लोग कम है, उससे ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा कृषि हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, और यहाँ के लोगों की तो जो पूर्ति है वो तो हो ही जा रही है। तो जो सरप्लस, जो एक्स्ट्रा जो फूड, एक्स्ट्रा जो चीजें जो उपजती थी, उसको व्यापारी जो है अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर बेचा करते थे और उससे आर्थिक फायदा, आर्थिक लाभ कमाते थे। टाउन्स एंड सिटीज डेवलप्ड। और ये सारे जो मूवमेंट हुए और ये सारी चीजें हुई, इसके आधार पर धीरे धीरे अलग अलग टाउन और अलग अलग सिटीज, यानी कि शहर, नगर, इन सारे चीजों का विकास हुआ। क्राफ्ट्समैन बिगेन टू क्रिएट बेटर क्राफ्ट, राइटिंग स्किल डेवलप्ड एंड यूज ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर। और इसी के आधार पर अलग अलग हम लोग बात करें कलाकारों की, अलग अलग लेखकों की, या फिर अलग अलग जितने भी आर्ट से जुड़े हुए लोग थे, उन सब लोगों ने अलग अलग चीजों का अपने अपने क्षेत्र में विकास किया। और ट्रांसपोर्ट के विकास के कारण से, यानी कि यातायात के विकास के कारण से, और यातायात का विकास, चक्के के विकास, यानी कि जैसे व्हील बनता गया, व्हील का मतलब चक्का, जैसा व्हील का प्रोडक्शन हुआ, व्हील का विकास हुआ, व्हील बनता गया, चक्का बनता गया, उसके आधार पर ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ, और ट्रांसपोर्ट के विकास से और भी बहुत सारे विकास जो हैं, और बहुत सारे विकास के जो द्वार हैं वो खुलते चले गए। यानी कि कला और इन सारे चीजों ने अलग अलग चीजों के विकास में बहुत सारा योगदान दिया। और जो एक बहुत बड़ा योगदान की बात यहाँ पर आ रही है, वो चक्के के आविष्कार, व्हील के इजाद, या फिर कहें तो व्हील के आविष्कार के आधार पर हुआ, जिसके आधार पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बनता चला गया, मजबूत होता चला गया, और लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव करते चले गए, जो पहले जिनको मुश्किल होता था और ज्यादा आसान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, यानी कि अवेलेबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। लेकिन इसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।